ओके, चेक द आंसर टू होमवर्क क्वेश्चन। सी क्वेश्चन 4 में फर्स्ट लाइन में क्या दिया था? मिस्टर समीर इज अ परफॉर्मिंग म्यूजिशियन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड फिर एक काम करो, लास्ट लाइन पढ़ लो ना। सब में पूछा क्या, चेक कर लो। क्या पूछा है? कंप्यूट दी टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल बाय मिस्टर समीर अज्यूमिंग इंडिया हैज नॉट एंटर्ड इनटू डटा। इस इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, और इधर कंट्री ए कंट्री बी दो जगह से अपने को इनकम आ रही है। मैंने बताया ना, अगर दो दो फॉरेन इनकम आ रही है तो अपने को डबल टैक्सेशन रिलीफ अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इट इज कंट्री वाइज वी हैव टू कंप्यूट डबल टैक्सेशन रिलीफ। उसी स्टार्टिंग में देखना, पहले क्या दिया था? इनकम फ्रॉम म्यूजिक परफॉर्मेंसेस इन इंडिया। ये इंडिया में म्यूजिक परफॉर्मेंस से इनकम आया है। तो टेल मी, इसको कौन से हेड में डालना है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, क्योंकि ये तो म्यूजिशियन है तो इसका तो बिजनेस ही है ना ये। फिर डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ब्लिंक लिमिटेड। डिविडेंड किधर आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बट सुनो, अभी कभी भी रिसीव्ड वर्ड लिखा है ना, मतलब टीडीएस कटने के बाद नेट अमाउंट है। रिसीव्ड लिखा है, रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब नेट नेट। अरे यार, टीडीएस कटता है तो 100 की चीज अपने हाथ में 90 आती है ना। कट कटा के तो नेट अमाउंट आता है। तो सी ये कट कटा के मिला है, कैसे मालूम पड़ा? रिसीव्ड वर्ड से अपने को हिंट मिलना चाहिए। तुम लोग सोचोगे ऐसे डिविडेंड तो कई समूह में आया होगा, आज तक कभी सोचा ही नहीं। लेकिन आज तक कोई सम में ऐसा रिसीव्ड जैसा वर्ड था भी नहीं। तुम लोग चेक कर लेना अपने। मैंने सब सम की ड्राफ्टिंग के टाइम केयरफुली ध्यान दिया ना। ओके, लेकिन अभी से याद रखना, कहीं पर भी सम में ऐसे रिसीव्ड वर्ड लिखा है ना, तो मतलब समझो नेट ऑफ टीडीएस है। बट वो टीडीएस भी ऐसा होना जो कंफर्म टीडीएस जिसमें आता ही है। जैसे डिविडेंड जैसी इनकम में तो टीडीएस आता ही है। डिविडेंड में टीडीएस से छुटकारा कब मिलता है? कि अगर कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर है, 5000 तक का डिविडेंड है तो चलो टीडीएस नहीं, सॉरी 10,000 तक का डिविडेंड है तो चलो टीडीएस नहीं भी कटता है। तो वैसा कुछ है तो ठीक है, लेकिन ये तो डिविडेंड भी भरपूर आ रहा है तो टीडीएस तो कटा ही होगा। ओके, और रिसीव्ड लिखा है मतलब वो नेट अमाउंट है। तो सी इधर क्या लिखा है मैंने? नेट। और कोई भी इनकम नेट ऑफ टीडीएस दिए तो उसको ग्रॉस करना पड़ेगा। मीन्स इसमें टीडीएस को ऐड बैक करके ग्रॉस करना पड़ेगा। तो टेल मी 1,35,000 इज व्हाट? 90%। तो 100% कितना? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1,50,000 आएगा। ओके, कहीं ऐसा लिख दो, वेन एवर द वर्ड टॉप मार्जिन में लिख दो, नहीं तो बाद में क्या है, भूल जाते हैं ना। आज के लेक्चर में पॉइंट फ्रेश है, बाद में सब फेड हो जाएगा। टॉप मार्जिन पे लिखो, एक कहीं पर लिखो जो मतलब ताकि नजर में आए बाद में भी। इफ द वर्ड रिसीव्ड इज गिवन then it is net of TDS. If the word received is given then it is net of TDS. तो इसको ग्रॉस अप तो करना ही है, लेकिन अपना जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आता है ना, वो सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड सेस, उसके बाद टीडीएस कटा है वो कब दिखाते? अगर सब में टैक्स पेएबल पूछा है तो। खाली लायबिलिटी पूछा है ना तो लास्ट में टीडीएस का एडजस्टमेंट नहीं दिखाया तो चलेगा। ये देखो, इस सब में क्या पूछा? टैक्स पेएबल। ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था ना। सी नेट को ग्रॉस करना वो तो करना ही पड़ता है, ये तो चाहे सब में कुछ भी पूछा हो। अरे एक बार रिसीव्ड लिखा है मतलब इट इज नेट ऑफ टीडीएस ना। लेकिन इसमें भी बताओ, इंस्टीट्यूट के एक दो सॉल्यूशन में ग्लिच है। एक आध बार इन लोग ने रिसीव्ड लिखा है ना तो भी उसको ग्रॉस अप नहीं किया है, कई बार किया है। तो इधर तुमको कभी ऐसा कोई कोई इंस्टीट्यूट के आंसर में मिसमैच दिखेगा ना तो टेंशन मत लो, वो थोड़ा ग्लिच है ही। कई बार क्या उन लोग के भी ध्यान में नहीं आता ना, जैसे सम बनाते टाइम इन लोग डाला है लेकिन उन लोग के माइंड में वो आता ही नहीं है। तो एक आध सॉल्यूशन में तुमको इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में गड़बड़ दिखेगी, लेकिन तुम लोग ये प्रिंसिपल सेट कर दो। रूल तो ये कि अगर रिसीव्ड लिखा है मतलब नेट है। ओके, और नेट को ग्रॉस तो करना ही है, लेकिन लास्ट में वो जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बाद टीडीएस को एडजस्ट करके दिखाते ना, वो कब दिखाना? अगर सम में पेएबल वर्ड आया तो। इधर पेएबल पूछा है ना तो एंड में दिखाना पड़ेगा, देखो टीडीएस कटने के बाद इतना पेएबल है। ओके, तो एंड में भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन इधर टैक्स पेएबल के लायबिलिटी भी लिखा होता ना तो भी ये ग्रॉस अप तो करना ही पड़ेगा। तो इनकम कंप्यूटेशन में तो डिविडेंड कैन नॉट बी नेट ऑफ टीडीएस, इट हैज टू बी ग्रॉस। फिर अगला पॉइंट देखना, इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री
दो कंट्री इधर, कंट्री ए कंट्री बी, दोनों कंट्री का टैक्स रेट भी दिया हुआ है। लेकिन सी कंट्री ए से क्या मिला, एग्रीकल्चर इनकम। टेल मी एग्रीकल्चर इनकम में बच्चों से गलती क्या होती है, लोग इसको एग्जाम ले लेते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम इफ इट इज इन इंडिया, ये इंडिया से आ रहा है कि फॉरेन से, तो इट विल बी टैक्सेबल। और ये कौन से हेड में जाएगा, इफॉस। देखो सबका हेड लिख देना चाहिए। फिर रेंट ऑफ हाउस सिचुएटेड इन कंट्री ए, ये IFHP में जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन वेट रुको, ये सब डॉलर में दिया है ना, तो टेल मी एग्रीकल्चर इनकम डॉलर में दिया है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अपना रूल क्या था, रूल क्या था बताओ, बिजनेस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और इफॉस वाली इनकम अदर देन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये सबको ईयर एंड रेट से करना है। तो ये अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला इनकम है, अदर देन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो इसको ईयर एंड रेट से करना है। और अपना ईयर एंड रेट देखो नीचे दिया था 80 रुपीज़ है, $1 इज ₹80, तो इसको $1.80 के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो लिख के रखा है मैंने। फिर रेंट भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आता है, इसको भी $1.80 के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। और म्युनिसिपल टैक्स का ये लोग क्या बोल रहे हैं, उस कंट्री में डिडक्शन नहीं मिलता है, तो ठीक है ना, अपना कंप्यूटेशन इज विल बी एज पर इंडियन लॉ। फॉरेन लॉ का कब देखना है, जब फॉरेन का टैक्स निकालना है, फॉरेन का टैक्स रेट निकालना है तभी। लेकिन अभी तो इंडियन लॉ के हिसाब से म्युनिसिपल टैक्स का देखो क्या लिखा है मैंने, डिडक्शन भी आएगा, इनफैक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आएगा। फिर इनकम फ्रॉम कंट्री बी, कंट्री बी से देखो इनकम मिली, लेकिन इनकम का नाम नहीं दिया है कुछ, जो भी होगा उसको इफॉस ट्रीट कर लेंगे, इनकम का नाम नहीं दिया तो इनकम फ्रॉम अदर स्टोर ट्रीट कर लेंगे, अदर सोर्स। लेकिन इधर देखो ईयर और पीरियड देखो कुछ क्या दिया है, इधर क्या लिखा था, कंट्री बी में कैलेंडर ईयर चलता है फॉर टैक्स पर्पस। अगेन वही बात, फॉरेन में लॉ क्या चलता है, गोली मार उसको। हम लोग स्टेटमेंट बना रहे इंडिया में रिटर्न भरने के लिए, तो इंडिया का लॉ देखो ना, ओके। और इंडिया लॉ में अपने स्टेटमेंट कैसे बनाते, अप्रैल टू मार्च, नॉट एज पर कैलेंडर या एज पर फाइनेंशियल ईयर। तो अपने इंडियन लॉ की रिस्पेक्ट करके करेंगे। और इंडियन लॉ के हिसाब से जनवरी 2025 अपना इस साल का है कि लास्ट ईयर है, ये तो लास्ट ईयर हो गया अपना, तो ईयर अप्रैल 25 से चालू होता है, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। देखो चौकड़ी मारा मैंने, क्रॉस मार्क। लेकिन जुलाई 2025, जैन 2026, दिस फॉल्स इन आवर फाइनेंशियल ईयर, तो इसको लेना पड़ेगा। और हेड का कुछ पता नहीं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले लेंगे, ओके। फिर क्वेश्चन में देखो क्या दिया था, ही रिपेड 2,40,000 टूवर्ड्स एजुकेशन लोन विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट। सी एक रूल है, कभी भी हम लोग है ना 12th ग्रेड के बाद की कोई एजुकेशन का लोन लेते हैं, 12th ग्रेड, अरे 12वीं के बाद कोई पढ़ाई कर रहा है कुछ भी, चाहे नॉर्मल ग्रेजुएशन है, MBA वगैरह, CA वगैरह, ग्रेड 12 के बाद कुछ भी पढ़ाई करो, उसके लिए लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट भरा है, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अंडर चैप्टर 6 से ATE। लेकिन उसमें भी ना लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग को चैप्टर 6 से पढ़ाया जाएगा ना, तब ये सब चीज़ आ जाएगी तुम लोग को। लेकिन अभी मैं पॉइंट आया तो बता देता हूँ ना कि लोन कौन सी एजुकेशन का होना चाहिए, एनी एजुकेशन आफ्टर ग्रेड 12, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। एंड डिडक्शन जितना भी ब्याज भरा उसका मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं, ब्याज का। और इधर इन लोग ने टोटल अमाउंट कितना दिया है, 2,40,000, पूरे का नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट कंपोनेंट का मिलेगा। और लिमिट भी नहीं है, जितना भी ब्याज भरा फुल डिडक्शन मिलता है, लेकिन 8 साल ही मिलता खाली है। अब ये इसके 8 साल अभी तक चल रही है, अज्यूम करना पड़ेगा, अपने को पता तो नहीं है कि लोन कब लिया था, लेकिन लोन लेने के बाद 8 साल तक ही डिडक्शन मिलता है, ओके। बट यू विल टेक ओनली द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट। और वो लोन वोन किससे लिया, कुछ दिया नहीं, तो वी हैव टू मेक पॉजिटिव अजम्पशन कि सब कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर ही इज एलिजिबल फॉर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ $2,000 इन कंट्री ए, एंड ऑन बैलेंस इनकम ही हैज टू पे 20% टैक्स। इन लोग क्या बोल रहे हैं, कंट्री ए का जो 20% टैक्स है ना, वो भी एक लिमिट के बाद लगता है, एक लिमिट तक तो 0% टैक्स ही है। जैसे इंडिया में कैसे स्लैब वाइज टैक्स लगता है, स्लैब रेट, तो उस कंट्री में भी स्लैब रेट है। और वहाँ स्लैब रेट कैसा है, $2,000 तक जीरो टैक्स, $2,000 के बाद 20%। मतलब लफड़ा हो गया ना कि उस देश में दो रेट चल रही है,
0%, 20%, 0%, 20%, तो एवरेज का मगजमारी आ जाएगा। तो जीरो की ऐसे वैल्यू नहीं है, लेकिन वेटेड एवरेज जैसा आएगा ना ये। तो अरे जीरो कैसे बोल रहा हूँ, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब एक लेवल तक जीरो टैक्स है, एंड $2000 के ऊपर इनकम गई तो 20% है, तो इसका रेट ऑफ टैक्स निकालते टाइम काम आएगा। और वैसे भी इधर नो डट्टा वाला समय ना, तो अपने को दो रेट्स में विचेरिस लोअर लेना पड़ेगा, तो एवरेज फॉरेन रेट के टाइम थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर सब में ये भी लिखा था ये शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजीम, मतलब न्यू रिजीम से शिफ्ट आउट करा तो ओल्ड रिजीम। एक से डाउट था, ये 1 CAD क्या होता है? कंट्री ए डॉलर, इधर कैनेडियन नहीं है, इधर CAD मतलब कंट्री ए डॉलर, कंट्री ए है ना वो, तो कंट्री ए डॉलर, ओके। क्योंकि कंट्री ए का ही सब डॉलर डॉलर में दिया था ना, कंट्री बी का तो रुपया 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 था, तो ये CAD का मतलब क्या था? कंट्री ए डॉलर, ओके। एनीवे इसका तो मतलब नहीं भी समझा होता तो भी सम सॉल्व हो रहा था, एक बात है खाली बता रहा हूँ, कंट्री ए डॉलर। फिर ये देखो आंसर का हुलिया देखो, 5 हेड्स ऑफ इनकम दिखना चाहिए और उसके बाद सटक लटक विनिंग्स बैलेंस दिखना चाहिए, ओके। तो सिर्फ 5 हेड्स में फटाफट बता दो, इनकम फ्रॉम सैलरी सब में था नहीं था, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था, लेकिन अपना पूरा कैलकुलेट करेंगे एज पर इंडियन लॉ, रेंट में से म्यूनसिपल टैक्स माइनस करके, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके, फिर उसको कन्वर्ट भी करना है इनटू इंडियन रुपीस, तो जो भी ये आंसर आना ही चाहिए था। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस क्वेश्चन में दिया था, म्यूजिशियन है ना, म्यूजिक परफॉर्मेंस का इनकम, फिर कैपिटल गेन सब में नहीं था। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या था? एक डिविडेंड इनकम था, जो नेट ऑफ TDS था उसको अपने ग्रॉस अप किए थे। इस सम का मेन अट्रैक्शन ये था, इस सम में ना दो ही अलग पॉइंट थे, वो डिविडेंड का और वो कैलेंडर ईयर को लेके कंफ्यूजन किया था ना। एक बार तो बच्चा अटक जाता ना यार, कैलेंडर वगैरह दिया है तो क्या करना चाहिए, तो वही मेरी बात याद रखो, फॉरेन के लॉ को गोली मार, अपना कंप्यूटेशन इज एज पर इंडियन लॉ। फिर और क्या था? इनकम एग्रीकल्चर इनकम था। फिर कंट्री बीच से जो इनकम आई थी ना, जो इनकम का नाम वाम कुछ दिया ही नहीं था, तो उसमें भी हम लोग ने क्या खाली ये और ये लिया, 1 लाख और 3 लाख, है ना। पहला वाला 1 लाख तो इट बिलोंग्स टू द प्रीसीडिंग ईयर, तो अपने करंट फाइनेंशियल ईयर का 1 लाख और 3 लाख ही है, तो देखो वो मैंने इधर 4 लाख लिया है, तो अपना ग्रॉस टुडे इनकम इतना आ गया। चैप्टर 6 में क्या था? 80, उधर जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट लेस हो जाएगा, तो ये अपना नेट टैक्सेबल इनकम आ गया। फिर सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, तो सटक लटक वटक में कुछ भी नहीं है, तो पूरा बैलेंस पे चला जाएगा, और इस पे ओल्ड स्लैब रेट्स लगाने, तो शॉर्टकट मार के कर सकते हैं। अपना शॉर्टकट था ना, ओल्ड स्लैब रेट में क्या था? सीधा 30% लेके -187,500, तो ये टैक्स आ गया। फिर सरचार्ज नहीं था क्योंकि 50 लाख के ऊपर इनकम नहीं थी, हेल्थ एंड इंश्योरेंस आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद इतना पेएबल आ गया, फिर लेस रिलीफ अंडर सेक्शन 91 लिखा क्योंकि डट्टा नहीं है, और दो कंट्री है तो दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये देखो पहले मैंने बेसिक फॉर्मूला तो लिख ही दिया इधर, फिर दोनों कंट्री का अलग अलग किया, देखो कंट्री ए कंट्री बी, फॉर्मूला क्या था? डबली टैक्स्ड इनकम, डबली मल्टीप्लाई बाय दो रेट का विचर इज लोअर, ओके। तो सी पहले मैंने एवरेज इंडियन रेट बता देता हूँ। एवरेज इंडियन रेट कैसे आता है? एकदम फाइनल टैक्स अपॉन एकदम फाइनल इनकम, ओके। तो अपना एकदम फाइनल टैक्स कितना था? 210,974, और एकदम फाइनल वाली इनकम ये थी, तो दोनों को डिवाइड करके परसेंटेज आ जाएगा, तो ये अपना एवरेज इंडियन रेट आ गया, ठीक से 16.214, ओके। तो ये एवरेज इंडियन रेट है, ये तो दोनों कॉलम में सेम ही आएगा ना, कंट्री ए कंट्री बी। फिर एवरेज फॉरेन रेट, एवरेज फॉरेन रेट कैसे आएगा? सी कंट्री बी का तो मगजमारी नहीं है, किधर गया, एक सेकेंड, हाँ, कंट्री बी में तो 10% रेट दिया ही है, तो उसमें एवरेज एवरेज का इंपॉर्टेंस ही नहीं है। लेकिन कंट्री ए में क्या है? दिया 20%, लेकिन उधर स्लैब रेट सिस्टम है ना कंट्री ए में, उधर एक लेवल तक 0% टैक्स है, तो ये थोड़ा केयरफुली वर्कआउट करना पड़ेगा। तो सी पहले कंट्री बी का तो मगजमारी नहीं था, सीधा 10 कॉपी कर दिया है। कंट्री ए का देखो एवरेज फॉरेन रेट निकालना पड़ेगा। टेल मी एवरेज फॉरेन रेट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज फॉरेन टैक्स, अब सॉरी गलती से निकला, टोटल फॉरेन टैक्स अपॉन टोटल फॉरेन इनकम।
फॉरेन का टैक्स अपॉन फॉरेन की इनकम विल गिव यू फॉरेन का रेट। तो सी फॉर्मूला क्या है, टोटल फॉरेन टैक्स अपॉन टोटल फॉरेन इनकम। तो सी फॉरेन की इनकम में क्या क्या था, ये कंट्री ए में फॉरेन की इनकम में क्या क्या था, एक सेकेंड, कंट्री ए में क्या क्या इनकम थी, एक तो एग्रीकल्चर इनकम थी $4,000 की और रेंट इनकम थी $3,000 की। अब सुनो, हम लोग फॉरेन टैक्स रेट निकाल रहे हैं, अब अपने को फॉरेन लॉ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट में बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है। मैंने 10 बार रिपीट कर करके लास्ट लेक्चर बोल दिया था कि फॉरेन लॉ कब देखना है, जब फॉरेन टैक्स रेट निकालना है तभी। तो अब फॉरेन लॉ देखेंगे, और फॉरेन लॉ में तो रेंट को पूरा पूरा ले लेते हैं, और एग्रीकल्चर इनकम तो है ही पूरा। तो ये $7,000 उसकी कंट्री ए से कमाई हुई है, बराबर ना। और उसमें स्लैब रेट बनाना है, 7 ईयर का स्लैब कैसे बनेगा, ये देखो $2,000 तक तो 0% टैक्स, बैलेंस के ऊपर 20%। ये देखो, ये 7,000 समझा ना, इसमें क्या क्या शामिल है, रेंट इनकम पूरा पूरा और एग्रीकल्चर इनकम। ओके, फिर फॉरेन टैक्स अपना इतना आ गया, ये 0 और ये $1,000। फिर ये अपॉन ये, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट परसेंटेज कम्स टू 14.286%। ओके, इसको सी 2 डेसिमल में रखा तो भी चलेगा, 3 डेसिमल में रखा तो भी चलेगा, इसको लेके ज्यादा टेंशन मत लिया करो। ओके, तो 14.286% आया। फिर ये तो रेट का झमेला खत्म। अब डबली टैक्स्ड इनकम, टेल मी डबली टैक्स्ड इनकम का रूल क्या है। इसके लिए अपने को फॉरेन से जो जो इनकम आई उस पर ध्यान देना है, जो वहां भी टैक्स हुई है यहां भी टैक्स हुई है, एंड एज पर इंडियन लॉ। तो टेल मी कंट्री ए से कौन सी इनकम आई है, एग्रीकल्चर इनकम और रेंट इनकम, बट एज पर इंडियन लॉ, डबली टैक्स्ड इन इंडिया ना, तो एज पर इंडियन लॉ। तो सी, इधर मैंने कंट्री ए का रेंट इनकम लिखा है और एग्रीकल्चर इनकम। कैन यू गेस अमाउंट क्या होगा, अमाउंट विल बी एज पर इंडियन लॉ। ओके, तो रेंट का एज पर इंडियन लॉ कितना था, 151,200। तो ये तो इंडियन लॉ के कहाँ से आया अमाउंट, ये रेंट, ये रहा ना। ये तो मैंने पिछले लेक्चर में ऐसे करके बताया था, देखो ऐसे हाईलाइट करके कर रहा था, ये देखो ये याद है, लास्ट लेक्चर में ऐसे बताया था, ये कंट्री ए के आंकड़ों को देखो ये। फिर मैंने ये भी बोला था, इसके लिए कोई स्पेसिफिक चैप्टर 6 से होगा, वो भी लेस करना चाहिए। एक सब में था ना, रॉयल्टी का स्पेसिफिक चैप्टर 6 से भी था। उसी पहले मैंने कंट्री ए वाले इनकम को उठाया, अब उससे रेटेड कुछ अपने इंडिया में कंसेशन मिला है तो वो भी एडजस्ट करना है, बट कुछ था ही नहीं। और कंट्री ए पे फोकस है, मैं अभी कंट्री ए का डबली टैक्स निकाल रहा हूँ। तो टोटल कितना हो गया, 151,200 एंड 3,20,000। तो ये हो गया अपना डबली टैक्स इनकम ऑफ कंट्री ए। फिर कंट्री बी के लिए देखो, कंट्री बी के लिए ये जो कल भी मैंने ऐसे अलग कलर यूज किया था, कंट्री बी किधर है, ये रहा। कंट्री बी का डबली टैक्स इनकम 4 लाख है, बस 4 लाख इधर आ जाएगा। ठीक है, बस तो फिर बाद में आ गया, दोनों कंट्री का रिलीफ भी आ गया। एंड फिर व्हाट इज द टोटल रिलीफ, 1,07,316 शुड बी द टोटल रिलीफ। ये कंट्री ए का रिलीफ, ये कंट्री बी का रिलीफ, एंड टोटल रिलीफ 1,07,316। इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा इधर। फिर इसके बाद अपना आया, हाँ सो अभी और टीडीएस भी एडजस्ट करना है ना। अरे अपना इस समय टीडीएस कटा है डिविडेंड का, अरे डिविडेंड इनकम है तो टीडीएस तो कटा ही है ना। और सब में टैक्स लाइबिलिटी पूछा होता ना तो मैं आंसर इधर ही बंद कर देता, लेकिन ऐसा नहीं बोला, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पेएबल पूछा है तो मैं डिविडेंड कटा है वो भी एडजस्ट करके दिखाऊंगा। और 15,000 कैसे आया, अरे था ना अपना ये तो नेट है ना, 90%, तो ग्रॉस करके 1,50,000 था, तो उसका 10% टीडीएस 15,000। तो बस ये अपना टैक्स पेएबल आ गया, फिर राउंडेड ऑफ वगैरह कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखना, हाँ क्वेश्चन 6 देखना। क्वेश्चन 6 क्या है, थोड़ा इंस्टीट्यूट में जब आया था ना, पब्लिक घबरा गई थी, थोड़ा डरावना सम था। कई बार क्या सी इंस्टीट्यूट वाले अपना खुद का सम ऐसा क्रिएट करते हैं ना, वो थोड़ा डरावना भी क्रिएट करते हैं, लेकिन एक्चुअली इतना दिखने में डरावना है टफ नहीं।
जो भी पढ़ाऊंगा सब कन्विंसिंग है, सब अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन सम का हुलिया डरावना है। उसी मैंने भी जब सम सिलेक्ट किया ना, तो सब थॉटफुली किया है, ऐसे रैंडमली कोई भी उठा के 4-5 सम डालिए ऐसा नहीं। मैंने पिक एंड चूज किया है, चलिए ये सम डालता हूँ, ये सम डालता हूँ, ये सम डालता हूँ, नंबर ऑफ सम्स भी कम हो और क्वालिटी भी अच्छी कवर हो। ओके, उसी पढ़ो क्या लेगा। राम अ सिटीजन ऑफ यूएसए रिसाइड्स इन सैन होजे इन यूएसए सिंस 2008। मतलब यूएसए में बस गया है कौन, मिस्टर राम, और सिटीजन ऑफ यूएसए मतलब वहां का सिटीजन बन गया है। ही इज अ नॉन रेसिडेंट सिंस AY 2008-9। ही वर्क्स इन अ कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी। ही केम टू इंडिया ऑन 10th Jan 2025 टू विजिट हिज एजेड पेरेंट्स। इज एक्चुअली वो तो यूएस में सेट हो चुका है, लेकिन क्या है, उसके माँ बाप की उम्र हो गई है, तो माँ बाप को मिलने आया होगा, मतलब मम्मी डैडी की याद आई तो मिलने आया था। कब आया था? 10th Jan 2025। एंड ही कुड रिटर्न बैक ओनली ऑन 31st Jan 2026। मतलब यार 10 जनवरी 25 को आया था, फिर जनवरी 26 तक इधर ही बैठा था। अरे मतलब माँ बाप की उम्र हो गई ना, उससे भी सोचा होगा यार माँ बाप का कुछ हो गया कल को तो मुझे जिंदगी भर रिपेंड करना पड़ेगा, तो यूएस वालों को बोल के आया कि मैं मम्मी डैडी के यहाँ जा रहा हूँ, लंबे टाइम के लिए आया। और कंपनी नहीं बोला ठीक है मम्मी डैडी इंपॉर्टेंट है तो थोड़े टाइम के लिए वर्क फ्रॉम होम कर ले। अरे कंपनी ने उसको परमिशन दे दी, किसकी? वर्क फ्रॉम होम की। देखो इधर लिखा था, ही वॉज परमिटेड टू वर्क फ्रॉम होम इन इंडिया बाय हिज एम्प्लॉयर। तो एक्चुअली इस एम्प्लॉयर तो यूएस का ही है ना, लेकिन उसको इंडिया से वर्क फ्रॉम होम का परमिशन मिला, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी लंबे टाइम के लिए आया था। कब आया था? 10th Jan 25, और 31st Jan 26 तक इंडिया में ही था। फिर डिटेल्स ऑफ हिज अर्निंग्स एंड विदहोल्डिंग टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द सेड पीरियड। ड्यूरिंग द सेड पीरियड मतलब वो Jan 25 से Jan 26 जब वो भारत आया था माँ बाप से मिलने, उस दौरान उसकी अर्निंग्स और विदहोल्डिंग टैक्स क्या उसका डिटेल दिया है। ये नोटिस किया कि ड्यूरिंग द सेड पीरियड मतलब विच पीरियड? द पीरियड व्हेन ही वाज इन इंडिया विद हिज एजेड पेरेंट्स। उन दिनों में उसकी अर्निंग और विदहोल्डिंग टैक्स क्या है वो दिया है। ये विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है? टीडीएस। टीडीएस का अलग नाम है विदहोल्डिंग टैक्स, याद रखना, विदहोल्डिंग टैक्स मतलब टीडीएस। टेल मी, इधर कॉलम देखा, Jan 25 से Jan 26, और ऊपर बोला ही था हिज अर्निंग्स ड्यूरिंग द सेड पीरियड व्हेन ही वाज इन इंडिया विद हिज एजेड पेरेंट्स। तो सी उसकी सैलरी इतनी थी, ये सब डॉलर टर्म्स में लिखा है, ऊपर लिखा था यूएस डॉलर से, और वहाँ फेडरल टैक्स भरना पड़ता है, यूएस का है ना ये, स्टेट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी टैक्स। सी फेडरल टैक्स इज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। जैसे इंडिया में कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होता है, उधर सेंट्रल के बदले बोलते हैं फेडरल। तो सी ये वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप टैक्स है, और ये वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट टाइप टैक्स है। एंड फिर ये सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मतलब यूएस वाले 3 टैक्स काटे थे उसकी पगार में से। ये कटा था क्यों? क्योंकि लिखा ना विदहोल्डिंग, लेकिन ये पहले कॉलम में ग्रॉस सैलरी दी है, अरे कुछ नहीं दिया तो गिवन फिगर्स आर ग्रॉस, और ये 3 चीज इन लोगों ने टीडीएस के फॉर्म में कट किया था, और उसको काट पीट के उसको डॉलर्स में सैलरी मिलती है। एंड फिर देखो इधर रेट ऑफ एक्सचेंज भी दिया है। रेट ऑफ एक्सचेंज क्यों दिया था? कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डबल टैक्सेशन का सम सॉल्व होता है, तो अपना जो कंप्यूटेशन वो तो इंडियन रुपीस में है, क्योंकि कंप्यूटेशन हम लोग इंडिया में रिटर्न फाइल करने के लिए कर रहे हैं, तो रुपीस में करना है, तो उसको कन्वर्ट कैसे करते? अरे सैलरी का क्या पढ़ाया था मैंने? अरे कन्वर्जन के नियम पढ़ाए थे मैंने, पूरा रिवाइज कराओ। ईयर एंड रेट कब में लगता है? ईयर एंड हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस और इफॉस में अदर देन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का ईयर एंड रेट है, बाकी सब मंथ एंड रेट। और मंथ एंड मतलब नॉट दैट सेम मंथ एंड, प्रीसीडिंग मंथ एंड। और इन लोग ने क्या है, हर अमाउंट के बाजू में है ना प्रीसीडिंग मंथ एंड रेट ही दिया है, लिखा उस महीने के बाजू में। जैसे ये देखो, ये जुलाई है ना, लिखा जुलाई के बाजू में है, लेकिन वो जुलाई का रेट नहीं है, प्रीसीडिंग मंथ का है। बच्चे को क्या लगेगा, ये जुलाई का रेट ऑफ एक्सचेंज ये है, लिखा जुलाई के बाजू में, लेकिन वो रेट जुलाई का है कि जून का है? जून का। ये देख ऊपर ही लिखा है। अरे कॉलम को टाइटल ही ऐसा दिया, देख
थोड़ा इंग्लिश इंटरप्रिटेशन काम आता है कभी कभी। हाँ, कॉलम का टाइटल ही क्या है, प्रीसीडिंग मंथ एंड रेट। तो लिखा हर महीने के, जुलाई का जुलाई के सामने लिखा है, अगस्त अगस्त के सामने लिखा है, लेकिन वो महीने का रेट है कि प्रीसीडिंग का, प्रीसीडिंग। और अपने को तो वही चाहिए। ये पढ़ो ना क्या लिखा, बाइंग रेट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच टैक्स हैज बीन पेड और डिडक्टेड इन INR। ये INR मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज, तो $1 इज सम रुपीज होता है ना, रुपीज वैसा। लेकिन सुनो, अपने को है ना खाली इसमें इंटरेस्ट है, ये देखो इसमें अप्रैल से। क्यों अप्रैल से? क्यों अपना कंप्यूटेशन तो 25-26 का हो रहा है ना, तो उसके पहले का जो भी डेटा दिया है ना सब फालतू है। एवरीथिंग वी हैव टू इग्नोर, कुछ काम का नहीं। सी उन लोग ने तो क्यों दिया है, वो लोग तो क्या बताना चाह रहे हैं, जब तक वो भारत में मौजूद था उसने ये सब कमाया था अपनी नौकरी से। लेकिन ठीक है ना, अपने को उसकी भारत की मौजूदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, विच इज अप्रैल 25 टू मार्च 26। तो सी इन शॉर्ट इसकी सैलरी इनकम दी है। ओके, बट टेल मी दिस सैलरी इनकम इज अक्रूड एंड रिसीव्ड वेयर? Because the services is rendered in India, the salary is accrued in India। तो ये इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन सी इस सब में ना उसका पहले रेसिडेंशियल स्टेटस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी ये है बंदा तो यूएस का ना, राम राम है, श्री राम, लेकिन है यूएस का सिटीजन बन गया है और रहता भी वही है। कुछ वक्त के लिए भारत में आया था ना, तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस वर्कआउट करना पड़ेगा। सी कभी भी स्टे डिटेल दिया है ना, यू हैव टू वर्कआउट रेसिडेंट स्टेटस, क्योंकि सी अगर वो रेसिडेंट बना तो वर्ल्ड इनकम विल बी टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट बना तो इंडियन इनकम, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो सी इसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे आएगा बताओ? ये देखो मैंने इधर ड्रॉ करके रखा, चेक करो सही किया है मैंने। अरे वो 10 जनवरी 2025 को केम टू इंडिया लिखा है, ये देखो 10 जनवरी 2025, और अपना ईयर तो अप्रैल 2025 में चालू होता है, और वो इंडिया में कब तक था? 31 जैन तक था। देखो यहाँ से लिखा है मैंने, तो सी 31 जैन तक वो इन था। इन मतलब ही वॉज इन इंडिया, देन ही बिकेम आउट, फिर आउट हो गया हो। तो टेल मी अपने को स्टे कौन सा गिनना है? इंडिया का स्टे गिनना है। तो टेल मी रेसिडेंट स्टेटस का रूल क्या है? या तो करंट ईयर में 182 डेज और मोर होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो 60 डेज इन करंट ईयर और 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। तो सी पहले तो करंट ईयर का स्टे देख लो, और करंट ईयर का अपने को ये वाला स्टे देखना है, 1 अप्रैल से 31 जैन। 31 जैन को गिनना है कि नहीं? अपना रूल है जाने वाला दिन आने वाला दिन इंडिया में गिन। रेसिडेंट स्टेटस बढ़ाया था ना, जाने वाला दिन आने वाला दिन इंडिया में गिन, तो इसको इंडिया में गिन, 31 जैन को भी इंडिया में गिन। तो ये देखो गिनो, ये सब गिनोगे ना तो टोटल उसका इंडिया में स्टे 306 दिन आ रहा है। अप्रैल मई जो ये सब डेज लिखे मैंने, तो टोटल उसका स्टे 306 डेज। दैट मीन्स इज अ रेसिडेंट, एंड वंस यू आर अ रेसिडेंट वी हैव टू चेक योर ऑर्डिनरी के नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी होने के लिए कंडीशन क्या है? पिछले 10 साल में कम से कम 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए, और पिछले 7 साल में 730 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए। लेकिन वो पुराने सालों में तो भारत में था ही नहीं। अरे ये देखो 2008 से यूएस में बैठा है, तो पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो यूएस में ही था वो। पिछला 10 साल मतलब अपने ईयर को देख के, अपना तो 25-26 है, तो पिछले 10 साल के पिछले कई सालों से वो यूएस में बसा हुआ है। हाँ, गए साल थोड़ा बहुत इंडिया में स्टे था उसका, क्योंकि अपना साल तो अप्रैल में चालू हो रहा है ना, वो तो जैन में आ गया था लास्ट ईयर के। तो सी थोड़ा बहुत लास्ट ईयर इंडिया में स्टे हुआ था उसका, देखो लिखा है मैंने ऊपर, ब्लैक कलर दिख रहा है। लेकिन वो भी कितना हो गया? 22। ये कैसे आया? 10 जैन को आया था ना, तो जनवरी में 31 डेज होते, तो 10 को आ गया था, आने वाला दिन इंडिया में गिन, तो 10 जैन को इंडिया में गिनना है, तो 31 डेज में से 9 दिन निकाल दो, तो 22 दिन जनवरी के, फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31 डेज। मतलब गए साल थोड़ा बहुत 81 डेज इंडिया में था,
लेकिन 81 से नहीं चलता ना, अपने को तो पिछले 7 साल में 730 डेज और मोर चाहिए, वो तो नहीं था। तो ये रेसिडेंट तो बन गया, बट इज नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और पता है एनओआर को है ना, एनआर की तरह ही टैक्सेशन होता है। एनआर लोग का कैसा होता है, खाली इंडियन इनकम पे टैक्स आएगा, खाली इंडियन इनकम पे। तो एनओआर का भी वही है, खाली इंडियन इनकम, खाली इंडियन इनकम। लेकिन एनओआर को है ना एक फॉरेन इनकम का टैक्स भरना पड़ेगा। अगर फॉरेन में कोई बिजनेस है जिसका रिमोट कंट्रोल इंडिया में, तो बट वैसा तो कुछ समय नहीं है ना। तो अपने नॉर्मल सोचो, जिस तरह एनआर को खाली इंडियन इनकम पे टैक्स आता है, एनओआर को भी इंडियन इनकम पे टैक्स आएगा। और ये सैलरी उसकी इंडियन है, क्योंकि सर्विसेज परफॉर्म्ड इन इंडिया, सैलरी अक्रूड इन इंडिया। लेकिन सी उसके पास कुछ और इनकम भी है, देखो नीचे पढ़ो क्या लिखा है। उसके पास एफडी है, लेकिन ये एफडी उसकी यूएस में है। एफडी यूएस में तो इनकम अक्रूड इन फॉरेन, अक्रूड इन फॉरेन, रिसीव्ड इन फॉरेन, नो इंडियन टच, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। हम देसी होते ना, देसी, ROR, तो वर्ल्ड इनकम विल बी टैक्सेबल। ये ROR है कि RNOR, आर बट NOR, तो उसको खाली इंडियन इनकम का टैक्स चुकाना है। और ये पढ़ो, होमवर्क करने वाले पढ़े ही होंगे, ये देसी इनकम है कि परदेसी इनकम है, परदेसी। दिखाइए, देखो एफडी था, वो भी यूएस में था, है ना। और उसको एक बार $200 मिला, फिर वापस $220 मिलने दो ना। दिस इनकम इज अक्रूड इन यूएसए, रिसीव्ड इन यूएसए, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। ये तो बेचारे को सैलरी का टैक्स क्यों झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया में वर्क फ्रॉम होम किया, तो वर्क तो इंडिया में किया ना, तो अक्रू हो गया, तो टैक्स भर इसका। ये रियलिस्टिक सिचुएशन बता रहे हैं, मतलब एक आदमी की रियल कहानी है बेचारे की। बेचारा यूएस में सेट हो रहा है, तो उसका इंडिया से कोई लेना देना भी नहीं है। बट क्या माँ बाप से मिलने आ गया, इतना टाइम वर्क फ्रॉम होम कर लिया, तो उसकी इनकम इंडिया में जनरेट हुई बोलने में आएगा ना। ओके, हाँ, अगर इंडिया में उसको खाली 90 दिन का पोस्टिंग किया होता ना, इंडिया में उसको 90 डेज का पोस्टिंग किया होता, तो उस 90 दिन के दौरान उसकी सैलरी अक्रू इंडिया में हुई भी है ना, तो भी टैक्स नहीं आता। ये मैं पता है 90 दिन का सिस्टम कहाँ पढ़ाया था, एनआर टैक्सेशन। वीडियो लेक्चर वाले भूल चुके हो तो एनआर टैक्सेशन का टॉपिक रिवाइज कर लेना, उधर मैंने एग्जेम्पशंस फॉर एनआर बताया था, है ना। 10-6, छोटा 6 था ना वो, अरे उधर 10-6-6 था ना, ये तो 10-6 था, उसके बाद एक 2 था और एक 6 था, है ना। फिर 8 था, एक 11 था। अरे मतलब छोटे थे ना, एक रोमन छोटा 2 था, फिर 6 था, फिर सॉरी गलत लिखा है, समझ रहा, 2, 6, 8, 11 था ना वो, तो उधर मैंने बताया था। एनीवेज, ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर उसको इंडिया में मम्मी डैडी को मिलने आया है, थोड़ा बहुत वर्क फ्रॉम होम मिला होता, 90 डेज से ज़्यादा नहीं, तो भारत सरकार भी थोड़ी पिघल जाती कि ठीक है ना, 90 डेज आया है, थोड़ा बहुत वर्क फ्रॉम होम कर लिया, सैलरी इंडिया में अक्रू भी हो गया, तो काहे को टैक्स मारना है, तो एग्जाम भी होता। लेकिन वो 90 डेज नहीं, काफ़ी वक्त के लिए इंडिया सेट होके गया है, तो इंडिया में इनकम अक्रू हुई तो टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन उसको दुख हो रहा है ना, यार अभी इंडिया में टैक्स भरूं, तो ठीक है ना, यूएस वाले भी तेरे को टैक्स मार रहे, तो यूएस वालों के लिए तो वहां का देसी बॉय है, तो ठीक है, तेरे को रिलीफ मिलेगा। और इंडिया यूएस का डट्टा है, इधर पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ क्या लिखा है। एज पर आर्टिकल 2 ऑफ डट्टा, डट्टा है, डट्टा का प्रोविजन बता रहे, मतलब इंडिया यूएस का डट्टा है। और ये आर्टिकल 2 क्या होता है मैं तुमको सिखाऊंगा। सी अपने सिलेबस में एक चैप्टर है, सुनो, मॉडल टैक्स कन्वेंशन। क्या नाम है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन। उसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि डट्टा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक रियल लाइफ में डट्टा होता है वो कैसा दिखता है, उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं। जैसे एक्ट देखा है ना, एक्ट में कैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2 सेक्शंस होते हैं, वैसे डट्टा में सेक्शंस की जगह पे आर्टिकल होता है। बट दीज आर्टिकल्स आर लाइक सेक्शंस इन अ लॉ। डट्टा भी एक तरह से कानूनी ग्रंथ हो गया है, लेकिन उसके अंदर सेक्शन वाइज दिया होता है कि आर्टिकल वाइज, आर्टिकल वाइज। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली डट्टा कैसा होता है उसके ऊपर टॉपिक होने वाला है, सोचो मत। क्या नाम है टॉपिक का, मॉडल टैक्स कन्वेंशन। वो एक थियोरेटिकल टॉपिक है, एग्जाम में थियोरी टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके, ओके। बट अभी मैं क्या बता रहा हूं कि इंडिया यूएस का जो डट्टा है ना, उसमें आर्टिकल 2 में कुछ लिखा है,
आर्टिकल 2 मतलब सुनो, कोई सेक्शन के अंदर कुछ लिखा है, क्या लिखा है देखो, टैक्सेस कवर्ड फॉर क्रेडिट आर फेडरल टैक्स इम्पोज बाय इंटरनल रेवेन्यू कोड बट एक्सक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी टैक्स। तो सी, ये हर डट्टा में ना आर्टिकल 2 होता है, वो क्या बोलता है, देखो डबल टैक्सेशन की रिलीफ मिलेगी लेकिन हर तरह के टैक्स की नहीं, जो जो टैक्सेस के लिए हम लोग डट्टा में प्रोविजन बना रहे हो उसकी रिलीफ मिलेगी। जैसे इंडिया में भी खाली इनकम टैक्स थोड़ी है, जीएसटी भी है, ये भी है, कस्टम ड्यूटी भी है, दुनिया भर के टैक्स है इंडिया में। लेकिन इंडिया और फॉरेन कंट्री जब डट्टा बनाती है तो उन लोग लिखते हैं कि ये डट्टा इनकम टैक्स के लिए बन रहा है, और कोई इंडिया में टेढ़े मेढ़े टैक्स होंगे तो उसके लिए नहीं। ऐसा क्या प्रोविजन बना के रखते हैं। तो वैसा इंडिया यूएस वालों ने क्या एग्रीमेंट बनाया है कि देखो हम लोग डबल टैक्सेशन का जो अग्रीमेंट बना रहे हैं ना, इट इज ओनली फॉर द फेडरल टैक्स। मतलब यूएस वाले पहले ही बोल दिए, देखो हमारे यूएस में तो फेडरल टैक्स भी होता है, स्टेट टैक्स भी होता है, और क्या क्या था, सिक्योरिटी टैक्स भी होता है, लेकिन हम भारत के साथ खाली फेडरल टैक्स का डट्टा बना रहे हैं। तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, स्टेट टैक्स और सोशल सिक्योरिटी टैक्स का रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्रीमेंट ही फेडरल टैक्स को लेके बना है। लिखा है ना इधर देखो, ये बहुत कीमती चीज थी देखो। और सी, ये अलग से क्यों बोला एक्सक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि जो सोशल सिक्योरिटी है ना, ये भी वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट ही मारती है। जैसे इंडिया में कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स भी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट मारती है, और सेस भी, अपना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अलग चीज है ना, लेकिन मारने वाली तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। तो वैसे वहां पर भी जो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये भी लेवी करती है और ये भी लेवी करती है, लेकिन इन लोग ने क्या बोला, वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन वाला टैक्स है उसी का रिलीफ मिलेगा, एक्सक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी, और वहां की स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रिलीफ नहीं है। तो इन शॉर्ट अपने रिलीफ लेते टाइम है ना, खाली ये वाले टैक्सेस पे ध्यान देना, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। देखो मार्क कर देता हूँ, इसको लेना है, ये नहीं और ये नहीं, बिकॉज नीचे क्लियर कट बोला इन लोग ने। फिर बाद में क्या लिखा, रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एवाई 26-27 वॉज फाइल्ड ऑन 25 अगस्त 2026। मतलब भाई इंडिया में रिटर्न भी भर दिया उसने। कब रिटर्न भरा, 25 अगस्त 2026, मतलब रिटर्न लेट भरा है। ठीक है, रिटर्न भरा, अभी रिटर्न भरा है, वो क्यों दिया है बताता हूँ। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्स पेबल इफ एनी बाय मिस्टर राम एज पर 115 BSC, मतलब न्यू रिजिम से करना है आपने। ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन मत पढ़ो, हाँ बोल रहा हूँ मत पढ़ो, ये मैं अलग से बताऊंगा, पहले एक बार कंप्यूटेशन कर लेते ना। और टैक्स पेबल पूछा है मतलब अपने आंसर में दो दो चीज आएगी, पहले 5 हेड्स का स्टेटमेंट, फिर सटक लटक विनिंग्स बैलेंस वाला। ओके, और सी 5 हेड्स ऑफ इनकम में इसके अलावा दो ही तो इनकम है, एक भारत में बैठे बैठे पगार कमा रहा है, और वहाँ यूएस में उसका एफडी उसका ब्याज है, और यूएस की एफडी का ब्याज तो इग्नोर करना है बिकॉज अक्रूड इन फॉरेन, इग्नोर्ड। तो खाली इंडिया में सैलरी है, और वो भी कितनी उसकी 6250 से हर महीना सेम ही है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ्स कर लेते, 10 महीने हुए ना अप्रैल से लेके जैन तक, तो 6250 इंटू 10 मंथ्स। नहीं एक्चुअली तो हर महीने की सैलरी का कन्वर्जन भी अलग होता है ना, से सैलरी का मंथली कन्वर्जन होता है, लेकिन इस सब में चिंता क्यों नहीं है, क्योंकि हर महीने के बाजू में जो प्रीसीडिंग मंथ एंड रेट है ना, प्रीसीडिंग वो सेम है, तो फटफट हो जाएगा। अरे नहीं तो इमेजिन करो, ये जो 72 दिख रहा है, अगर हर महीने का अलग 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 होता ना तो मगजमारी हो जाती। तो ठीक है, महीने महीने का करते हम लोग, लेकिन इधर क्या है, हर महीने का पगार भी सेम और हर महीने का प्रीसीडिंग मंथ एंड रेट भी सेम, तो एक शॉर्टकट में हो जाएगा, सीधा इंटू 10 कर दो बस। ओके, तो ये उसकी सैलरी, तो ये देखो आंसर में, देखो आंसर का हुलिया देखो क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बैंक एफडी है ना उसका यूएस में, उसके लिए लिखा है, खाली दिखाने के लिए लिखना पड़ता है। तो सैलरी कितना आएगा, ये देखो 6250 पर मंथ इंटू 10 महीना, और $1 इज 72 रुपीज। ओके, और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेना पड़ेगा, न्यू रिजीम में 75,000 है, तो ये सैलरी उसका 44,25,000 आ गया। बस वही इकलौती इंडियन इनकम है जिसकी इंडिया में अक्रू हुई है। ओके,
और उसका ये जो यूएस में ब्याज मिल रहा है ये तो अक्रूड एज वेल एज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, हेंस नॉट टैक्सेबल इन इंडिया बिकॉज ही इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी बन जाता ना ऑर्डिनरी, अरे तो क्या, तो वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल, तो ये इनकम को भी लेना पड़ता। ओके, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी तो खाली इंडियन इनकम को अकाउंट करना है। फिर आंसर क्या आया, सेम चैप्टर 6 से जैसा कुछ है भी नहीं और हो तो भी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि 115 बीएससी में चैप्टर 6 का दुकान बंद है, एक्सेप्ट फ्यू आइटम चैप्टर 6 से नॉट अलाउड। फिर सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, ये टैक्स मैंने कैसे निकाला, इसका शॉर्टकट पता है तुम लोग को? अरे न्यू रिजीम में शॉर्टकट क्या था, डायरेक्टली 30% निकाल के 4,20,000 माइनस कर दो, शॉर्टकट है अपना। तो अपना ये टैक्स आ गया। फिर सरचार्ज आते आते रह गया, देखो बच गया, 50 लाख से कम है ना तो सरचार्ज तो नहीं आएगा ना, तो डायरेक्टली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये उसका टैक्स पेएबल आ गया। फिर रिलीफ अंडर सेक्शन क्या लिखो, 90 के 91, 90 आएगा 90, क्योंकि डट्टा है। सी इन लोग ने ऑब्वियसली बोला ही तो डट्टा है कि नहीं, लेकिन शब्दों से हिंट मिल गया ना कि डट्टा वट्टा का कुछ प्रोविजन इन लोग ने इधर नरेट किया है, तो मतलब डट्टा है तभी नरेट किया है ना। और डट्टा होता है तो फॉर्मूला क्या है बताओ, ये देखो, ये फॉर्मूला लिखो, देखो डबली टैक्स्ड इनकम इनटू एवरेज इंडियन रेट और एक्चुअल फॉरेन टैक्स का अमाउंट लिखना है, वो भी कौन सा वाला, खाली फेडरल, क्योंकि उसी के लिए रिलीफ मिलेगी। तो सी पहले तो डबली टैक्स्ड इनकम कौन सी इसकी, डबली टैक्स्ड इनकम मतलब फॉरेन की इनकम जो वहां भी टैक्सी जा रही है यहाँ भी, वो तो सैलरी है ना। सी बैंक एफडी का ब्याज है ना, वो सिर्फ वहीं टैक्स आ जा रहा है ना, लेकिन सैलरी यूएस वाले भी टैक्स मार रहे, इंडिया वाले भी मार रहे, तो वो डबली टैक्स्ड है। और उसका अमाउंट क्या था 4425, वो हम लोग निकाला ना, ये यही डबली टैक्स्ड इनकम है। और रेट एवरेज इंडियन रेट क्या आएगा, वो तो अपना टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम 21.329% आ रहा है, टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम। तो ये देखो 44,25,000 मल्टीप्लाई बाय एवरेज इंडियन रेट। लेकिन सी इसको है ना तुम लोग फुल डेसिमल्स के साथ लोगे ना, फुल डेसिमल के साथ एकदम एक्यूरेट डाउन फिगर आएगा, और इसका भारत में वही टैक्स आ रहा है और वही उसको रिलीफ के फॉर्म में मिल जाएगा। अरे इसकी पूरी इनकम डबली टैक्स वाली है। सी अभी तक के सब में क्या होता था, कुछ इनकम सिंगली टैक्स्ड, कुछ डबली, सिंगली डबली। अरे सिंगली कौन सा, अरे अब पुराने समय याद कर जो हुए थे, कुछ कुछ इनकम तो उसकी इंडिया की थी और इंडिया की इनकम में तो इंडिया में ही टैक्स आ रहा था ना, लेकिन कुछ फॉरेन से भी आता था। तो अभी तक के सम में देयर वाज अ मिक्सचर ऑफ सिंगली इनकम ऑल्सो, डबली डबली ऑल्सो, लेकिन इस सम में तो जो इनकम है सारा डबली वाला ही है, तो पूरा डबली का ही टैक्स आया ना ये। तो सी तुम लोग इधर एग्जैक्ट 21.329 से करोगे ना, थोड़ा ऑकवर्ड फिगर आएगा, लेकिन समझ, फीलिंग समझ यार, इसकी जो इनकम ली है ना सारी डबली वाली है। लेकिन अपने को ये भी देखना पड़ेगा, एक्चुअली वहां पर टैक्स कम भरा है तो रिलीफ कम मिलेगा, लेकिन वहां उसने टैक्स भरा कितना है, फेडरल टैक्स, ये देखो $1,600 उसने महीने महीने उसका टीडीएस कटता था, तो वो 10 महीने का 16,000 हो जाएगा, लेकिन वो तो डॉलर है, डॉलर। और अपने को इधर भी प्रीसीडिंग मंथ एंड, अरे फॉरेन टैक्स पेड का रूल क्या था, जब टैक्स भरा उसका प्रीसीडिंग मंथ एंड रेट, और वही 72 दिया ही था ना बाजू में, प्रीसीडिंग मंथ एंड रेट ही था, तो 1,600 इंटू 10 महीना इंटू ये, तो उसका एक्चुअल फॉरेन टैक्स आ गया। बट वो कितना था 11,52,000, लेकिन रूल क्या है, विच एवर इज लेस, तो विच एवर इज लेस में ये आ गया, तो आंसर 0 हो गया। ओके अब सुनो, इधर है ना थियरी क्वेश्चन पूछा है कुछ, लुक एडवाइस राम द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन फॉरेन टैक्स क्रेडिट। इन लोग सम कितना रियलिस्टिक बना रहे कि ये आदमी यूएस में बैठा हुआ है, माँ बाप से मिलने के लिए कुछ समय के लिए भारत आ गया, तो भारत के इनकम टैक्स पे उलझ गया ना, तो उसको कुछ नॉलेज भी नहीं है, उसको एडवाइस कर कि तुझे अगर रिलीफ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा,
ये जो रिलीफ मिलती है ना डबल टैक्सेशन की, कौन सी वाली, ये वाली, ये रिलीफ चाहिए तो यू हैव टू फुलफिल सर्टन कंडीशंस। एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 67, बाहर कर लो, फॉर्म नंबर 67, फॉर्म नंबर 67, ऐसा एक फॉर्म भरना पड़ता है। और वो फॉर्म में मतलब इमेजिन कर, इंडिया का आईटी डिपार्टमेंट है ना, वहाँ एक फॉर्म 67 भर के बताएंगे कि हमको यूएस में इतनी इतनी इनकम आती है और यूएस में इतना इतना टीडीएस कटता है, ऐसा फॉर्म भरना पड़ता है। और वो फॉर्म भरने के बाद यूएस की सरकार से सर्टिफिकेट लाओ, यूएस का असेसिंग ऑफिसर, अरे यूएस का कोई असेसिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट देना चाहिए कि हाँ ये भाई साहब का यूएस में इतना टैक्स आया है। और अगर यूएस की इनकम टैक्स ऑफिसर लोग मना कर रहे तो तेरा यूएस का जो एम्प्लॉयर है उससे सर्टिफाई करवा कि तूने उधर टैक्स भरा है। ये दो काम करने, फॉर्म 67 भरना वो हो गया। फॉर्म 67 में तो क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके अंदर डिटेल भर दो। और फॉर्म 69 में क्या होता है कि वहाँ मेरी क्या क्या इनकम है उसका रिपोर्टिंग, वहाँ मेरा कितना कितना टैक्स है वो रिपोर्टिंग, ऐसा फॉर्म 67। ये तो हम खुद ही भर पाते, लेकिन खैर वो खुद भरेगा नहीं, अपने सीए को हायर करेगा उसके लिए। तो एक तो फॉर्म 67 भरना है, वो हो गया। दूसरा, वहाँ की सरकार से सर्टिफिकेट लाओ। जैसे इंडिया की सरकार का टीडीएस सर्टिफिकेट वगैरह होता है ना, तो वैसे वहाँ की कोई सरकार का कोई सर्टिफिकेट लाओ, टीडीएस टाइप का सर्टिफिकेट। और वहाँ की सरकार मना कर रहा है तो वहाँ का तेरा एम्प्लॉयर, और वो लोग भी मना कर रहे हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब खुद ही अपनी खुद की साइन के अंडर एक सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा दे दे कि भाई वहाँ का गवर्नमेंट हमको कुछ देता नहीं है, वहाँ का एम्प्लॉयर भी मना कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना यार, आई सर्टिफाई कि मैंने टैक्स भरा है उतना। बेसिकली उनको एक ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए कि उधर तूने टैक्स भरा है। उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ की सरकार ही दे देवे तो अच्छा है, या फिर वहाँ का तेरा एम्प्लॉयर, वो भी नहीं है तो तू खुद सेल्फ डिक्लेरेशन में दे दे। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ता है, क्योंकि क्या पता फॉरेन के लॉ कैसे है, वहाँ कॉपरेशन ना मिले तो ये अपने को एडवाइस करके थियरी के फॉर्म में लिखना है। तो सी इसका भी मैंने आंसर दिया है। ये जो स्टेटमेंट करके लिखा है ना, स्टेटमेंट, वो फॉर्म 67 होता है, फॉर्म नंबर 67। अपनी जो बुक है ना, बुक के अंदर लिखा हुआ है प्रोविजंस, फॉर्म 67 भरना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट किससे लाना है, या फिर यूएस के टैक्स अथॉरिटी से, या फिर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस मींस वहाँ का एम्प्लॉयर, या फिर खुद की साइन में सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्म में दे दो। ये थियरी क्वेश्चन आता है। और सुनो, ये जो थियरी है ना, ये कानून में ना रूल 128 में दिया है। देयर इज वन रूल 128 इन इनकम टैक्स रूल्स 1962। उधर लिखा है कि ये फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ेगी। ओके, इसका तुम लोग को है ना प्रॉपर थियरी अपने बुक में मिल भी जाएगा, है ना। क्या कभी कभी ऐसा थियरी भी ऐड कर देते ना, उसी मैंने सम सिलेक्ट करते रहे, मैं सब लिया है, मतलब जिधर भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइप का पॉइंट है ना, सब चीज को कवर कर दिया है। अब इसके बाद तुम लोग सम्स देखोगे ना, तुमको सब सिमिलर ही लगेंगे। ऑब्वियसली हर सम की बनावट थोड़ी अलग होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट विल बी द सेम विच वी हैव कवर्ड हियर।